हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में मोटापा के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की टॉपिक होगी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लें। क्या है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज? कार्डियोवैस्कुलर सबसे पहले यह जानना जरूरी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ये क्या है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है ये हमारा हृदय से संबंधित या हृदय नलिकाओं या रक्त नलिकाओं से संबंधित रोग इसके अंतर्गत आते हैं। कार्डियोवैस्कुलर रोग के अंतर्गत हृदय एवं रक्त नलिकाओं एवं हृदय नलिकाओं यानी धमनियों से संबंधित रोग इसके अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से रोग इसके अंतर्गत आते हैं हम एक तरह से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जैसे हार्ट अटैक हुआ, उच्च रक्तचाप हुआ, और क्या हुआ, जन्म से संबंधित हृदय रोग और कोरोनरी धमनी रोग, ये सारी बीमारियां हमारी कार्डियोवैस्कुलर रोग के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सा? हार्ट अटैक और जिसको हम क्या कहेंगे, दिल का दौरा, और क्या होता है, दिल का यानी हृदय का, दिल का फेल होना, और कोरोनरी कोरोनरी धमनी रोग, और जन्मजात हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं वे सारे रोग इसके अंतर्गत आते हैं। कौन सा? जन्मजात हृदय संबंधी रोग। और कौन सा? एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंतर्गत आती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को हम हृदय रोग या हृदय से संबंधित या हृदय नलिकाओं से संबंधित रोग कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? हृदय रोग या हृदय से संबंधित रोग, हृदय रोग। इसके अंतर्गत जितने भी रोग बीमारियां आती हैं वो सारी हमारी जो हृदय से संबंधित है वो सारे रोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंतर्गत आते हैं। तो हार्ट अटैक जो है ये हमारा किसमें? कार्डियोवैस्कुलर के अंतर्गत। और क्या आता है? स्ट्रोक भी इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? स्ट्रोक। और दिल का फेल होना, कोरोनरी धमनी, इसमें क्या होता है, हमारी धमनियों में क्या होता है, फैट जम जाती है, वसा जम जाती है, जिससे रक्त प्रवाह बहुत धीरे हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है, रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो कोरोनरी डिजीज में क्या होता है, कोरोनरी धमनी रोग में इसमें क्या होता है, हमारी धमनियों में फैट जम जाता है यानी वसा जम जाती है, जिससे रक्त प्रवाह बहुत धीरे हो जाता है और कभी कभी रुक भी जाता है जब वसा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और कई देखा जाता है कुछ लोगों में जन्मजात से ही हृदय रोग पाए जाते हैं, कई समस्याएं हृदय से पाई जाती हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस, आज इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। तो ये सारी जितने भी डिजीज हैं ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। हम लोग उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन,
सबसे पहले हम समझेंगे आज क्या है इसमें उपचारात्मक आहार, यानी उपचारात्मक आहार उच्च रक्तचाप में कौन से आहार कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व देने चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि उच्च रक्तचाप क्या है या कैसे होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों ने हार्ट बीट सुनी होगी ना, दिल की धड़कन को सुना होगा, वह कैसे होता है दिल की धड़कन। तो ये दिल की धड़कन कैसे होती है, मतलब कैसे सुनाई देती है या किस कारण से होती है, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग। तो हार्ट बीट हमारा जो है वह हृदय के संकुचन और विमोचन के कारण होता है। संकुचन हमारा क्या है, संकुचन को हम सिस्टोलिक कहते हैं, यानी हृदय के सिकुड़ने को संकुचन कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और हृदय के फैलने को क्या कहते हैं, विमोचन यानी डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय के संकुचन और विमोचन के कारण हमारे हृदय की धड़कन जो है वह सुनाई देती है। वह हृदय की धड़कन जो होती है वह संकुचन और विमोचन के कारण होती है, यानी हृदय के सिकुड़ने और फैलने के कारण। तो क्या होता है, हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है, संकुचन। संकुचन को हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक इसमें क्या होता है, हमारा हृदय सिकुड़ता है। और दूसरा क्या होता है, विमोचन। विमोचन को हम क्या कहते हैं, विमोचन। विमोचन को हम कहते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक इसमें क्या होता है, हमारा हृदय फैलता है। तो हृदय के संकुचन और विमोचन के कारण ही हमारा हार्ट बीट होता है, यानी हृदय हमारा धड़कता है। किसके कारण, हृदय के संकुचन और विमोचन के कारण ही हार्ट बीट हमको सुनाई देती है। हृदय का संकुचन विमोचन क्या है, हृदय का सिकुड़ना और फैलना। तो इसमें क्या होता है, हमारा हृदय जो है जब ये संकुचन, इसमें जब संकुचन की क्रिया होती है, यानी जब इसमें संकुचन डायस्टोलिक होता है, यानी जब संकुचन की क्रिया हृदय में होती है तो क्या होता है, हमारा हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। और मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को पहुंचाने के लिए धमनियों पर दबाव डालती हैं। जैसे ये हमारा हृदय हो गया, ये हमारा हृदय हुआ। जब इसमें संकुचन होगा, यानी जब ये सिकुड़ेगा तो और छोटा होगा ना, और ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी धमनियां हुई, तो जब ये इस पे दबाव, ये जब सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, ये सिकुड़ेंगी तो यहाँ से ब्लड यहाँ अधिक प्रेशर से साथ में आएगा ना, दबाव के साथ। तो क्या होता है, ये हमारी धमनियां और फैल जाती हैं। हृदय के सिकुड़ने पर जो है रक्त का दबाव पड़ता है धमनियों पर, जिससे हमारी धमनियां और फैल जाती हैं। तो रक्त के इस दबाव को हम क्या कहते हैं, संकुचन का दबाव। किसका दबाव कहते हैं, संकुचन का दबाव, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे जब हमारा हृदय सिकुड़ेगा, संकुचन होगा तो वह सिकुड़ेगा ना उसमें, तो उसका आकार छोटा होगा, तो वो ब्लड को प्रेशर के साथ जो है धमनियों में भेजता है। और धमनियों में क्या आप लोग जानते होंगे, सिराओं में हमारे अशुद्ध रक्त होते हैं, और धमनियों के माध्यम से हमारे शुद्ध रक्त हमारी बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। तो धमनियां क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को हमारे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो हार्ट के यानी हृदय के सिकुड़ने पर जो है धमनियों पर अधिक दबाव के साथ रक्त जाता है धमनियों के माध्यम से हमारे शरीर, जिससे धमनियां पे दबाव पड़ने के कारण धमनियों का जो है यह अपने विस्तार तक, जितनी इसकी कैपेसिटी फैलने की होती है, यह धमनियां हमारी फैल जाती हैं। तो हृदय के इस दबाव को, रक्त के इस दबाव को हम क्या कहते हैं, संकुचन का दबाव, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये हमारा संकुचन का दबाव हुआ। अब विमोचन, जब हृदय में संकुचन होता है तो हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और वह धमनियों पर दबाव डालती है रक्त का। इस दबाव को हम क्या कहते हैं, संकुचन का दबाव। अब जब उसमें विमोचन होता है तो हमारा हृदय जो है वह फैल जाता है। हृदय एक बार सिकुड़ता फिर फैलता है। तो हृदय जब विमोचन की क्रिया होती है तो इसमें हमारा हृदय सिकुड़ने के बजाय इसमें हमारा हृदय क्या होता है, फैल जाता है। तो हृदय जब फैलता है
तो क्या होता है, दबाव जो है, रक्त का दबाव उतना तेज नहीं होता है और धमनियां हमारी सिकुड़ जाती है। जब हृदय हमारा फैलेगा तो धमनियों से रक्त जो है क्या होता है, यहाँ से जब कोई चीज कम कम मात्रा मतलब पतली है तो उसमें क्या दबाव अधिक तेजी से वह दबाव फेंकेगा, लेकिन अगर वह चौड़ी है तो दबाव धीरे धीरे कम करके। तो जब दबाव इधर, जब हमारा इधर होगा, ये फैलेंगी तो हमारी ब्लड इधर आ जाते हैं और क्या होती है, धमनियां सिकुड़ जाती हैं। तो विमोचन की क्रिया में क्या होता है, हमारा हृदय फैल जाता है और धमनियां जो होती हैं वह सिकुड़ने लगती हैं। तो रक्त के इस दबाव को, धमनियों पर रक्त के इस दबाव को विमोचन क्रिया के द्वारा जो दबाव पड़ती है धमनियों पर, इस दबाव को हम क्या कहते हैं, विमोचन का दबाव। विमोचन का दबाव यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, तो क्या होता है, हृदय में संकुचन की क्रिया में क्या होता है, हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाने के लिए क्या, रक्त का दबाव धमनियों पर तेजी से पड़ता है, जिससे धमनियां फैल जाती हैं और उसके द्वारा हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का फैलाव होता है। और विमोचन में क्या होता है, यानी डायस्टोलिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हमारी जो हृदय होती है वह फैल जाती हैं। हृदय के फैलने की वजह से जो है रक्त का दबाव धमनियों पर उतना नहीं पड़ता, जिस कारण धमनियां सिकुड़ने लगती हैं। तो रक्त के इस दबाव को हम क्या कहते हैं, विमोचन का दबाव यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सपोज दैट इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैंने इस बैलून को लिया है, इसको हम इसको फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। ये हमारा हार्ट यानी हृदय है, ये हमारा हृदय है और ये हमारी धमनी है। हम धमनी को यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। तो जब संकुचन की क्रिया होती है तो यह हृदय हमारा सिकुड़ता है, विमोचन की क्रिया में यह फैल जाता है। तो संकुचन की क्रिया में जब हमारा हृदय, हम सभी का हृदय जो है, यह जब सिकुड़ता है तो जब यहाँ ये सिकुड़ेगा तो मान लीजिए इसमें हवा भरी हुई है, ब्लड उसमें क्या, बट उसमें हृदय में क्या होता है, हमारे ब्लड रहते हैं। तो जब इसमें हम दबा रहे हैं तो ये हवा क्या है, प्रेशर के साथ किस में जाएगी, अब यहाँ ये बंधा हुआ, बट अगर बंधा नहीं रहता ये तो प्रेशर के साथ हवा किस में जाती, हमारी धमनी में। और जब धमनी में ये हवा जाएगी इसको सिकुड़ने पर तो ये क्या होगा, धमनी फैल जाएगी। ये बंधा हुआ इसलिए हवा इसमें नहीं जा रही है, बट अगर ये बंधा नहीं होता तो क्या होता, हवा इसमें जाती, ये सिकुड़ता और धमनी हमारी फैल जाती। तो दबाव किस पे पड़ता, धमनियों पर पड़ता। तो इस दबाव को हम क्या कहते हैं, संकुचन का दबाव यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और विमोचन में क्या होता है, हमारा संकुचन में सिकुड़ गया, विमोचन में फैल जाता है, हमारा हार्ट ऐसे फैल गया। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे धमनियों में जो हवा या ब्लड जो रहते हैं, जो ब्लड रहते हैं, वो क्या होगा, जब ये हमारा फैलेगा तो धमनियों से यहाँ पे वो आएगा ना ब्लड, उसी तरह से हवा जब यहाँ पे फैलेगी तो धमनियों से यहाँ पे आएगी तो ये हमारा फैल जाएगा और धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो इस दबाव को हम क्या कहते हैं, धमनियों पर इस दबाव को विमोचन का दबाव यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा संकुचन, ये हमारा विमोचन होगा। इस तरह से हम इसके प्रोसेस को समझ सकते हैं कि हमारा हार्ट बीट या रक्त का संकुचन और विमोचन कैसे होता है। अब ये जानना जरूरी है कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 100, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो सिस्टोलिक को हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन यानी हृदय का सिकुड़ना, और डायस्टोलिक को विमोचन यानी हृदय का फैलना। जब हृदय फैलता है तो धमनियां सिकुड़ जाती हैं और जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियां फैल जाती है, जिसके द्वारा हमारा ब्लड पूरी बॉडी तक पास होता है। तो हम क्या देखने जा रहे थे, संकुचन में सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 तक होता है। का रक्तचाप 120 से
80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप, व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप, व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति का रक्तचाप जो उसके लिए सामान्य है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी सामान्य हो, या नहीं हो। यह भी हो सकता है कि जो एक व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तचाप है वही दूसरे व्यक्ति के लिए वह उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आ सकता है। जैसे हम इस तरह से एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का रक्तचाप 130 से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। कितना? 130 से 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो यह एक व्यक्ति के लिए यह जो है सामान्य रक्तचाप है। बट ऐसा भी होता है कि दूसरे व्यक्ति में इतना रक्तचाप की मात्रा रहने पर वो क्या होता है? हाइपरटेंशन का पेशेंट हो सकता है। जैसे उसको उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं आ सकती हैं उसके अंदर, जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, सिर दर्द। इन सारी समस्याओं से अगर व्यक्ति इतने रक्तचाप पर सिर में दर्द, चक्कर, इन सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है तो वह उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आएगा। तो कोई भी रक्तचाप जो एक व्यक्ति के लिए सामान्य है वह दूसरे व्यक्ति के लिए उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए होता है ना, कई लोग कहते हैं अरे उनका तो 130 रहता ब्लड प्रेशर, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनको तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है, ये उच्च रक्तचाप नहीं कहा जाएगा। बट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी को उसी पे परेशानी होती है और किसी को नहीं होती। जिसको नहीं होती वह उच्च रक्तचाप की श्रेणी में नहीं आएगा। बट जो उच्च रक्तचाप की समस्या से परेशान होता है, उसके लक्षणों से जूझता है, वह उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आएगा। तो यह एक व्यक्ति के लिए सामान्य हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है कि वह उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रसित हो, तो वह उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आएगा। अब हम क्या देखेंगे? हम लोगों ने क्या देखा? उच्च रक्तचाप जो है, रक्तचाप के बारे में पढ़ा, कैसे हृदय के बारे में पढ़ा, कैसे इसका संकुचन, विमोचन, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग सामान्य व्यक्ति में कितना रक्तचाप होता है ये देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रक्तचाप के प्रकार, उच्च रक्तचाप के प्रकार। तो ये हो सकता है ना कि जो एक व्यक्ति में के लिए जो रक्तचाप सामान्य है वह दूसरे व्यक्ति में उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न कर सकती है। अब हम देखेंगे उच्च रक्तचाप के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है? ये उच्च रक्तचाप जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला एसेंशियल ब्लड प्रेशर, ओके। पहला हमारा कौन सा हुआ? एसेंशियल। और दूसरा हमारा होगा डाइवर्जेंट ब्लड प्रेशर। और तीसरा हमारा होगा कन्वर्जेंट ब्लड प्रेशर। कौन सा? कन्वर्जेंट ब्लड प्रेशर। कन्वर्जेंट ब्लड प्रेशर, एसेंशियल ब्लड प्रेशर, डाइवर्जेंट ब्लड प्रेशर और कन्वर्जेंट ब्लड प्रेशर। एसेंशियल ब्लड प्रेशर जो होता है इसमें क्या होता है? रक्तचाप को मापने पर यह अधिक आता है। इसको जब हम चेक करते हैं यह अधिक आता है, बट व्यक्ति में उच्च रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या या परेशानी नहीं होती है।
वह सामान्य ही रहता है। ना जैसे नापने पर क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ सा दिखेगा, बट उसको ब्लड उच्च रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है, व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो इसमें क्या होता है, उच्च रक्तचाप को नापने पर वह अधिक स्लो करता, अधिक अधिक रहता है उसका उच्च मतलब सॉरी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप उच्च होता है, बट उसको उच्च रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या या परेशानी नहीं होती है। तो एसेंशियल ब्लड प्रेशर के अंतर्गत ये हमारा आएगा। और दूसरा हमारा हुआ डाइवर्जेंट ब्लड प्रेशर। जब इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट ब्लड प्रेशर में जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तुलना में बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या होता है, सिस्टोलिक जो हमारा संकुचन होता है वह यानी डाइवर्जेंट में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तुलना में अधिक बढ़ जाता है तो उसे हम डाइवर्जेंट ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह किन अवस्थाओं में ज्यादा होता है, मोटापा की स्थिति में और गर्भावस्था में होता है, और गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, यह ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अधिक होता है, इसकी तुलना में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तुलना में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अधिक होता है। इसमें किस अवस्था में, मोटापा में यह अधिक देखने को मिलता है, और किसमें, गर्भावस्था में। ओके। और कन्वर्जेंट ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसी अनुपात में आगे बढ़ता जाता है, उसी अनुपात में यह बढ़ता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप लगभग समान अनुपात में लगातार बढ़ते जाते हैं। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप समान अनुपात में बढ़ते जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर समान अनुपात में लगातार बढ़ते जाते हैं, समान अनुपात में लगातार बढ़ते हैं। क्या होता है, जिस अनुपात में सिस्टोलिक बढ़ता है उसी अनुपात से हमारा डायस्टोलिक भी बढ़ता है। तो ये समान अनुपात में लगातार बढ़ते जाते हैं। यह जो है काफी खतरनाक होता है। ये तो हमारे सामान्य होते हैं, बट ये हमारा काफी खतरनाक होता है। अगर हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों समान अनुपात में बढ़ता जाता है तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे गुर्दे पे पड़ता है, हमारी आंखों पे पड़ता है, और कहाँ इसका इफेक्ट पड़ता है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, और हृदय पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें आंखों की रोशनी क्या होती है, कम होने लगती है, और हृदय पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो सबसे खतरनाक यह होता है, सबसे खतरनाक हमारा कन्वर्जेंट ब्लड प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समान अनुपात में बढ़ते रहते हैं। तो एसेंशियल हमारा क्या हुआ, माप की दृष्टि से अधिक, बट कोई समस्या नहीं होती है। इसमें क्या होता है, चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर उच्च दिखाएगा, बट उससे उच्च रक्तचाप से संबंधित जितने भी उसके लक्षण हैं, जो समस्याएं हैं, वह देखने को नहीं मिलती। माप की दृष्टि से अधिक, बट व्यक्ति सामान्य स्थिति में रहता है। क्या होता है, व्यक्ति सामान्य स्थिति में रहता है, उससे कोई समस्या नहीं होती। तो ये हमारा एसेंशियल ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आएगा। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तुलना में बढ़ जाता है, या किस अवस्था में, मोटापा और प्रेगनेंसी पीरियड में होता है। और कन्वर्जेंट में क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समान अनुपात में बढ़ते रहते हैं। इसमें स्थिति काफी भयावह होती है। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग
ये तो हमारा उच्च रक्तचाप का प्रकार हुआ। अब हम लोग उच्च रक्तचाप के कारण के बारे में पढ़ेंगे। क्या? उच्च रक्तचाप के कारण। प्रेजेंट टाइम में उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, इन सारी बीमारियों से कोई भी घर बचा हुआ नहीं है। हर कोई, मैक्सिमम लोग इस बीमारी से परेशान है। इसके लिए हमको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, खान पान, इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या है? उच्च रक्तचाप के कारण। कारण क्या है? पहला हम क्या लेंगे? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। इसमें क्या होता है कि अगर परिवार में, फैमिली में कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित है तो उसको आगे की पीढ़ी में भी, आगे की पीढ़ी के लोगों में होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यह वंशानुक्रम भी इसका एक कारण है। और दूसरा हमारा क्या है? मानसिक तनाव। मानसिक तनाव। मानसिक तनाव भी हाई ब्लड प्रेशर का एक महत्वपूर्ण कारण है। मानसिक तनाव की वजह से जब हमेशा व्यक्ति डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेट रहेगा तो क्या होता है? उसका बीपी हाई हो जाता है। जैसे हमेशा व्यक्ति किसी चीज से डरा हुआ है, कोई भय उसके अंदर है, या फिर कुछ चीजों से वह परेशान रहता है, हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, तो ये सारी चीजें क्या है? उच्च रक्तचाप का कारण है। और तीसरा हमारा क्या है? मोटापा। मोटापा में क्या होता है? जैसे जो व्यक्ति अधिक मात्रा में फैट वगैरह का अपने भोज्य पदार्थों में सेवन करते हैं तो वह फैट क्या होता है? उनकी धमनियों में जम जाता है, जिससे रक्त प्रवाह की गति धीमी हो जाती है और व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है। तो मोटापा भी हमारा उच्च रक्तचाप का मेन कारण है। और चौथा हमारा है गर्भावस्था। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी पीरियड में भी कुछ लोगों के रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो है वह बढ़ जाते हैं, बट प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान मैक्सिमम लोगों का यह ठीक हो जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप नॉर्मल हो जाता है, बट गर्भावस्था में यह बढ़ जाता है। और पांचवा क्या है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है? जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी धमनियां क्या होती हैं? कमजोर होती जाती हैं, तो उससे हृदय को अधिक दबाव के साथ, धमनियों पर अधिक दबाव के साथ रक्त को भेजना पड़ता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति उच्च रक्तचाप का पेशेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है रक्त का, जिस कारण वह उच्च रक्तचाप का पेशेंट हो जाता है। भोजन संबंधी कुछ आदतें भी हैं। भोजन संबंधी आदतें। अब भोजन संबंधी आदतों में हमारा क्या आएगा? इसमें भोजन संबंधी आदतों में जैसे कुछ लोग तला भुना हुआ चीजें अधिक खाते हैं या फिर भोजन को अधिक मात्रा में लेते हैं, तो इससे भी वह क्या? उच्च रक्तचाप के पेशेंट या मरीज हो जाते हैं। और कुछ बुरी आदतें होती हैं, जैसे जो लोग अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का अधिक यूज करते हैं, वो भी उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी जो है, ये सब उच्च रक्तचाप के कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। इन सभी के कारण से लोगों का रक्तचाप बढ़ जाता, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाता है व्यक्ति। अब हम देखेंगे उच्च रक्तचाप के लक्षण। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है? अभी हम लोगों ने उच्च रक्तचाप के कारण के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग उच्च रक्तचाप के लक्षण के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों का उच्च रक्तचाप के कारण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग उच्च रक्तचाप के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब उच्च रक्तचाप में यानी हाइपरटेंशन के
क्या लक्षण है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कुछ चीजें कॉमन है जो आप सभी जानते होंगे कि हाइपरटेंशन में कि कौन से लक्षण हैं। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब व्यक्ति उच्च रक्तचाप का पेशेंट यानी मरीज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को चक्कर आता है, उसको चक्कर सा फील होता है। और क्या होता है, उसके बॉडी में स्वेलिंग किसी किसी में देखने को मिलता है, स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है, मतलब कुछ लोगों में होता है क्या, ओडिमा के पेशेंट हो जाते हैं। ओडिमा में क्या होता है कि जैसे उसमें शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और व्यक्ति के बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। हाइपरटेंशन में सूजन हो जाता है, चक्कर आता है, उल्टी वॉमिटिंग सी फील होती है लोगों को। और क्या होता है, बेचैनी, घबराहट, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, और जो है हार्ट बीट तो बढ़ जाते हैं, बेचैनी, नींद भी नहीं आती। और क्या होता है, नींद की समस्या, उन्हें नींद नहीं आती और आंखों के सामने धुंधलापन सा दिखता है। तो क्या होता है इसमें, उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है, चक्कर, नोट कर लीजिए, चक्कर आना, और क्या हो जाता है, कमजोरी, चक्कर भी आती है और व्यक्ति को वीकनेस सा फील होता है, उसे ताकत नहीं लगती है। सूजन, सिर दर्द, उसके सिर में दर्द की समस्या बनी रहती है, चाहे बीपी हाई हो या लो हो, उसमें भी ये परेशानी होती है, सिर दर्द आता, चक्कर सा, कमजोरी, ये सारी परेशानियां देखने को मिलती है। सिर दर्द होता है, नींद ना आना, नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी, और क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाना। क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है हाइपरटेंशन में, तो हृदय की धड़कन बढ़ जाना, बढ़ जाना। और क्या होता है, आंखों से धुंधलापन दिखता है, आंखों से धुंधलापन, आंखों के सामने क्या होता है, धुंधलापन सा हो जाता है, कुछ भी देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है। और क्या होता है, उल्टी होती है, यानी वॉमिटिंग, पाचन संबंधी विकार हो जाता है, पाचन संबंधी यानी समस्या व्यक्ति को हो जाती है। और क्या होता है, गुर्दे में भी क्या होता है, गुर्दा भी हमारा इससे प्रभावित होता है, गुर्दे में भी खराबी हो जाती है। ओके, तो ये सारे लक्षण हमको हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं। क्या, चक्कर, कमजोरी होना, सूजन होना, सिर में दर्द होता है, नींद नहीं आती, बेचैनी, घबराहट सा बना रहता है, व्यक्ति की हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको जैसे लगता है सांस सा फूल रहा है। और क्या होता है, आंखों के सामने धुंधलापन सा दिखता है या फिर अंधेरा सा हो जाता है, उल्टी, पाचन संबंधी विकार, मतलब पाचन डाइजेशन से संबंधित उसको समस्याएं हो जाती हैं, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, और गुर्दा भी उससे प्रभावित होता है, गुर्दे में खराबी हो जाती है। तो ये सारे हाइपरटेंशन के लक्षण हैं। ओके, तो इसके कारण के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उच्च रक्तचाप जो है यह कोई रोग नहीं है, यह एक दूसरे रोग का लक्षण के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। जैसे हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं या रक्त प्रवाह से संबंधित जो बीमारियां, मतलब ये क्या करता है, उनके लक्षण एक तरह से बताता है कि हमारे हृदय में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, रक्त नलिकाओं में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तब हमारा उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसको हम बीमारी नहीं, बीमारी के लक्षण के रूप में, हृदय के बीमारी से संबंधित लक्षण के रूप में हम उच्च रक्तचाप को ले सकते हैं। क्योंकि उच्च रक्तचाप कब होगा, जब हमारे हार्ट में या रक्त नलिकाओं में कोई परेशानी आएगी, तभी तो ये समस्या उत्पन्न होती है। तो एक तरह से ये एक बीमारी का लक्षण है, हार्ट से संबंधित।
तो हम लोगों के उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण ये सब हुए। अब हम लोग क्या देखेंगे, उच्च रक्तचाप में पोषक तत्वों की आवश्यकता या उच्च रक्तचाप में कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। उपचारात्मक पोषण किसमें, उच्च रक्तचाप में, उच्च रक्तचाप में उपचारात्मक पोषण। अब इसमें क्या होता है, उच्च रक्तचाप में उपचारात्मक पोषण, जैसे हम कैलोरी है ना, तो कैलोरी जो है उच्च रक्तचाप के पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। बट अगर वह एडिमा का पेशेंट है तो क्या होगा, तो उसको 5% कैलोरी कम मात्रा में देनी चाहिए। कितनी, 5 से 10% कैलोरी कम करके देनी चाहिए। कैलोरी क्या है, इनके पेशेंट को, उच्च रक्तचाप के पेशेंट को कैलोरी पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। बट अगर वहाँ किसका, एडिमा का पेशेंट है, किसका, एडिमा, यानी हमने बोला ना इसमें क्या होता है, बॉडी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे व्यक्ति के बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है। तो अगर वह एडिमा का मरीज है तो 5 से 10% कैलोरी कम करके देनी चाहिए। कितनी, 5 से 10% कैलोरी देनी चाहिए। ओके, अगर वह नॉर्मल है, उच्च रक्तचाप का पेशेंट है, तो उसे कैलोरी पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। बट अगर वह एडिमा का पेशेंट है तो उसे कैलोरी 5 से 10% तक कम करके देनी चाहिए। और प्रोटीन कितनी मात्रा में देनी चाहिए, प्रोटीन जो है हमारा व्यक्ति की, पेशेंट की, मरीज की आयु, लिंग, वजन के अनुसार प्रोटीन देना चाहिए, यानी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। कितना, व्यक्ति की आयु, लिंग और वजन के अनुसार देना चाहिए। ओके, तो प्रोटीन आयु, लिंग, वजन के अनुसार देना चाहिए। वसा कम देना चाहिए, वसा कम देना चाहिए। क्यों, क्योंकि वसा क्या होती है, हमारी धमनियों में जाके जम जाती है, जिससे धमनियां मोटी हो जाती हैं और हृदय को अधिक दबाव के साथ रक्त को धमनियों में भेजना पड़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाती है या हृदय से संबंधित और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो वसा इसलिए क्या करना चाहिए, कम करके देना चाहिए। इसको, उच्च रक्तचाप के पेशेंट को। अब कार्बोज कैसा देना चाहिए, कार्बोज ऐसा देना चाहिए जो सरल पचने योग्य हो, यानी सुपाच्य हो। सरल पचने योग्य कार्बोज देना चाहिए, सरल पचने योग्य कार्बोज देना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कार्बोज क्या है, जो सुपाच्य हो ऐसा कार्बोज देना चाहिए। और इसको मिटा देती हूँ, अगर नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये हमारा कार्बोज, प्रोटीन, वसा, कैलोरी हुआ। अब तरल पदार्थ किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तरल पदार्थ जो है, अगर व्यक्ति क्या है, ओडिमा का पेशेंट है, किसका, ओडिमा का अगर मरीज है, किसका, ओडिमा का, ओडिमा है अगर व्यक्ति को, ओडिमा है तो तरल पदार्थ कम मात्रा में देनी चाहिए। तो तरल पदार्थ कम मात्रा में
देनी चाहिए। बट अगर वह नॉर्मल है, नॉर्मल व्यक्ति है जिसको उच्च रक्तचाप है, तो उसको तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में पर्याप्त मात्रा में हमको लिक्विड देना चाहिए। ओके, तो क्या है, अगर वह ओडिमा की स्थिति में है व्यक्ति, तो तरल पदार्थ कम मात्रा में देना चाहिए क्योंकि उसके बॉडी में जल पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में है। और नॉर्मल कंडीशन में है तो पर्याप्त मात्रा में उसको देना चाहिए। ओडिमा के पेशेंट को कम मात्रा में तरल पदार्थ देना चाहिए। विटामिन जो है पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। विटामिन पर्याप्त मात्रा में, चाहे तो मल्टीविटामिन की टेबलेट भी दे सकते हैं, मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। तो विटामिन पर्याप्त मात्रा में दे सकते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां भी दे सकते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां भी दे सकते हैं। और सोडियम जो है यह कम करके देना चाहिए। उच्च रक्तचाप में कम मात्रा में देना चाहिए। ओके, ये तो आप सभी को पता होगा कि उच्च रक्तचाप में हाइपरटेंशन के पेशेंट को सोडियम बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। अगर बहुत हाई लेवल में है तो उसको सोडियम नहीं देना चाहिए। ओके, तो ये सारे हमारे उपचारात्मक पोषण किन स्थिति में कितनी मात्रा में देना चाहिए इसको हमने बताया, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपचार क्या है, व्यक्ति को आराम करना चाहिए, बीपी हाई की दवा लेनी चाहिए, व्यायाम, सबसे जरूरी तो व्यायाम करना चाहिए उसको। व्यक्ति को व्यायाम के साथ साथ मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए, और क्रियाशीलता, ये सारी चीजें हाइपरटेंशन की उपचार है। दवाइयां भी टाइम से लेनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा हमने हाइपरटेंशन के बारे में देखा। हाइपरटेंशन के मतलब कैसे होता है, उच्च रक्तचाप कैसे बढ़ता है, हमारा हृदय किस तरह से काम करता है, इसके सारे प्रोसेस के बारे में, हमारे जो हार्ट के प्रोसेस हैं, हार्ट के जो हमारे प्रोसेस हैं, हृदय की क्रियाओं के बारे में, इसको डीपली हम किसमें, हेल्थ में पढ़ाएंगे, जब आप लोगों को विभिन्न बीमारियों के बारे में, और हमारा गुर्दा किस तरह से काम करता है, पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है, और हृदय किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें हम अलग टॉपिक में डीपली आप सभी को बताएंगे। बट इसमें हमने बस इतना बताया है, हृदय के संकुचन और विमोचन के बारे में, रक्तचाप के बारे में बताया है। तो इसके लिए रक्तचाप के लिए इतना काफी था, बट उसको हम डीपली नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, हृदय के प्रोसेस के बारे में। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, उच्च रक्तचाप कैसे होता है, उनके क्या कारण है, और उनके उपचार क्या है, उपचारात्मक पोषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें देखें। तो ये हमारा उच्च रक्तचाप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंतर्गत आता है। अब हम लोगों का उच्च रक्तचाप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या है हमारा, ये भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, यानी हृदय रोग है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो उच्च रक्तचाप हम लोगों का कंप्लीट हुआ। क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये हमारा हृदय से संबंधित है। ओके,
ये हमारा किससे संबंधित है? कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट डिजीज है ये हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो इसमें क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? हमारे रक्त नलिकाओं में क्या होता है? वसा और वो वसा हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया और ट्राइग्लिसराइड जमने लगता है। क्या होता है? वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का जमाव होने लगता है। और क्या इसकी मात्रा कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है, जैसे हमारा रक्त ये है ना, रक्त का संचालन हो रहा है, तो जब इसमें फैट की मात्रा कम होगी तो यह धीरे धीरे करके हमारा रक्त का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होगा, बट पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके वसा भी रक्त में मिल जाएगा। बट ये जब वसा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है? धीरे धीरे हमारी रक्त नलिकाओं में जमने लगता है। क्या होता है? जमने लगता है, जिससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन की जो वो क्रिया होती है वह धीमी हो जाती है या कभी कभी एकदम से अवरुद्ध हो जाती है। जब हमारा वसा कम रहा तो वह रक्त में मिलकर पूरी बॉडी में फैलता रहता है, बट जब उसकी मात्रा फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह रक्त नलिकाओं में जमने लगता है, तो जिससे क्या रक्त प्रवाह की क्रिया धीमी हो जाती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि रक्त नलिकाओं में वसा, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त प्रवाह की गति धीमी हो जाती है या कभी कभी अवरुद्ध हो जाती है। तो इससे क्या समस्या होती है? जैसे हमारी जो नलिकाएं सिर तक हमारे रक्त को पहुंचा रही हैं, अगर वो अवरुद्ध हो जाती हैं तो व्यक्ति का दिमाग उतना काम नहीं करेगा, व्यक्ति जो है बेहोश हो जाएगा, उसकी सीखने की क्षमता का भी अभाव हो जाएगा और कई सारी समस्याएं व्यक्ति को, वह हृदय रोगी हो जाएगा। जब हमारी रक्त नलिकाओं में फैट जमा रहेगा तो रक्त का प्रवाह धीमे हो जाएगा ना, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हमारे हृदय पर। तो उसको तमाम हृदय से संबंधित रोग हो जाते हैं या हृदय से संबंधित परेशानियां हो जाती है, व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? वसा यानी फैट, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? रक्त नलिकाओं में जमने लगता है। और इसके कारण क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण पहला तो है इसमें भी वंशानुक्रम, क्या है? वंशानुक्रम, यानी अगर किसी व्यक्ति को है तो उसकी संभावना आगे की पीढ़ी में होने की भी संभावना अधिक रहती है, वंशानुक्रम में यह देखने को मिलता है। और दूसरा क्या कारण इसका है? अधिक कैलोरी युक्त आहार, अधिक कैलोरी युक्त आहार। जब व्यक्ति अधिक कैलोरी लेता है, जैसे एक कैलोरी की सामान्य मात्रा हर व्यक्ति के लिए किस एज में, किस आयु लिंग के लिए कितनी मात्रा में कैलोरी लेनी चाहिए या फिक्स है ना, बट जब उससे अधिक वह लेने लगता है तो भी वह एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या से ग्रसित हो सकता है। इससे संबंधित, हार्ट से संबंधित विभिन्न समस्याएं जो है उससे वह ग्रसित हो जाता है। तीसरा क्या है हमारा? संतृप्त वसा का सेवन। जब व्यक्ति संतृप्त वसा का अधिक सेवन करता है तो भी वह इसका पेशेंट हो जाता। हमने संतृप्त और असंतृप्त वसा के बारे में आपको फैट के चैप्टर में बताया था ना। संतृप्त वसा क्या है, असंतृप्त वसा क्या है, इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी। आप जब भी वीडियो को देखिएगा तो हमको इसको कमेंट करके बताइए। हमने क्योंकि वसा के चैप्टर में हमने ये आप लोगों को बताया संतृप्त और असंतृप्त वसा कौन सी है। तो आप हम लोग अगर सुनिएगा, जब भी वीडियो देखिएगा तो संतृप्त और असंतृप्त वसा के बारे में कमेंट करके मुझे बताइए कि संतृप्त और असंतृप्त वसा कौन सी है। ओके, तो संतृप्त वसा के सेवन से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। और मानसिक तनाव से भी, मानसिक तनाव, क्योंकि ये सारी बीमारियां हमारे कार्डियोवैस्कुलर के अंतर्गत आती हैं, यानी हृदय से संबंधित है। तो ये मानसिक तनाव, ये सारी समस्याएं
समस्याओं के कारण ये देखने को मिलता है, क्योंकि उच्च रक्तचाप में भी मानसिक समस्या, तनाव और इसके वसा के अधिक सेवन, वंशानुक्रम, ये सारे कारण उसके भी है ना। तो ये क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा हृदय से संबंधित रोग है, उच्च रक्तचाप भी हमारा उसी से संबंधित है, और एथेरोस्क्लेरोसिस, इसलिए इसके कारण जो है लगभग समान है। और धूम्रपान आयु में वृद्धि के साथ साथ भी यह बढ़ता जाता है, क्योंकि आयु में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, डाइजेशन उतना सही नहीं जाता। हम वसा युक्त चीजों का जब सेवन करते हैं तो उसको जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, क्योंकि वसा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है आयु वृद्धि के साथ। और एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, यह रक्त में कौन से समूह वाले व्यक्ति को ज्यादा होती है, यह उन व्यक्तियों का समूह जिनका रक्त समूह AB है, उन व्यक्तियों को एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना अधिक होती है। किसका? AB वालों को, रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को होने की संभावना ज्यादा रहती है। कौन? रक्त समूह AB वाले को एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको समझ जाइएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पूछ सकता है ना कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो AB वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति को एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या सभी हमारे क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण है। तो इसके कारण कौन कौन से? वंशानुक्रम, अधिक कैलोरी युक्त आहार, जब हम कैलोरी का अधिक सेवन करते हैं, संतृप्त वसा का सेवन, मानसिक तनाव, धूम्रपान, आयु में वृद्धि के साथ साथ हमने बताया कि फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसका फैट क्या होता है, हमारी रक्त नलिकाओं में जमने लगता है और क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो और किसको अधिक ज्यादा होने की संभावना रहती है, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। और इसका उपचार क्या है? इसका उपचार व्यायाम है, एक्सरसाइज करने से इसमें लाभ मिलता है। दवाइयाँ भी तो, दवाइयाँ तो है ही, जितनी लगभग सारी बीमारियों की दवाएं हैं, तो उसी तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस की भी दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे हाथ में है, एक्सरसाइज हर बीमारी, हर रोग के लिए फायदेमंद है। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे? व्यायाम। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या? उपचारात्मक आहार, उपचारात्मक पोषण। इस कंडीशन में कौन से पोषण देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए? तो कैलोरी के अधिक सेवन से जब यह होता है तो कैलोरी कम मात्रा में देनी चाहिए ना, तो कैलोरी कम मात्रा में देनी चाहिए, किसमें? एथेरोस्क्लेरोसिस में। और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए, आयु, लिंग और वजन के अनुसार पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। तो हमारा प्रोटीन हो गया, और कार्बोज में हम कौन सा देना चाहिए? स्टार्च युक्त कार्बोज देना चाहिए। कैसा? स्टार्च युक्त कार्बोज, स्टार्च युक्त कार्बोज देना चाहिए। किसमें? कार्बोज जो एथेरोस्क्लेरोसिस में
स्टार्च युक्त कार्बोज देना चाहिए और सुक्रोज शर्करा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन सी शर्करा नहीं देनी चाहिए? सुक्रोज। सुक्रोज शर्करा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाने का कार्य करता है। तो कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को कौन सी शर्करा नहीं देनी चाहिए, तो उनको सुक्रोज युक्त शर्करा नहीं देनी चाहिए। उनको कैसी शर्करा देनी चाहिए? स्टार्च युक्त कार्बोज देना चाहिए, क्योंकि सुक्रोज शर्करा जो है वह एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाने का कार्य करती है। ओके, और अब हम देखेंगे किसके बारे में? वसा। प्रोटीन कैलोरी हमारा हो गया। अब हम वसा के बारे में देखते हैं। वसा, वसा क्या करना चाहिए? कम देना चाहिए, कम देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मुख्य रूप से जितने भी प्राणीज वसा है उसको तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। प्राणीज वसा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। प्राणीज वसा के अंतर्गत हमारा जैसे मछली का तेल हो गया, सुअर का तेल, ये सारी चीजें आती है ना, तो ये चीजें प्राणीज वसा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कौन सी वसा देनी चाहिए? वनस्पति वसा। वनस्पति वसा को दिया जा सकता है। वसा कम मात्रा में देनी चाहिए, प्राणीज वसा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वनस्पति तेल या वसा का प्रयोग कर सकते हैं। वनस्पति तेल या वसा का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी कौन से? जो मुफा के अंतर्गत आते हैं। कौन से? जो मुफा के अंतर्गत आते हैं। यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंतर्गत जो जो आते हैं उनको हम दे सकते हैं। लेकिन वसा की मात्रा कम देनी चाहिए और प्राणीज वसा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। विटामिन जो है, विटामिन क्या करना चाहिए? विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कौन करता है? विटामिन सी हमारा जो होता है, यह कोलेस्ट्रॉल यानी वसा को कम करने का कार्य करता है। तो विटामिन युक्त पदार्थ देना चाहिए, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कम करता है। तो विटामिन पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। और खनिज लवण जो है, खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। खनिज लवण कितना देना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में। और लहसुन प्याज दोनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओके, तो लहसुन प्याज दोनों का प्याज दोनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
ओके, तो लहसुन प्याज का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा अगर यह, तो हमारी रक्त प्रवाह जो ब्लड सर्कुलेशन है वह बाधित नहीं होगा, सही से होगा। तो ना उच्च रक्तचाप से मतलब कार्डियोवैस्कुलर के अंतर्गत जो रोग आते हैं उससे हम ग्रसित नहीं होंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं हमारा, हमने बताया उच्च रक्तचाप हुआ, जन्मजात हृदय रोग जो होते हैं, या फिर दिल का दौरा हुआ, दिल का रुक जाना हो गया, और क्या है, कोरोनरी धमनी रोग हुआ। कोरोनरी धमनी रोग हमने क्या बताया, इसमें नलिकाओं में क्या होता है, फैट की मात्रा धमनियों में वसा जाकर जम जाती है, जिससे क्या खून का प्रवाह जो है कम हो जाता है। क्या बताया, कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी धमनी रोग। ओके, हृदय की धमनी में क्या होता है, हृदय की धमनी में वसा क्या होती है, जम जाती है, जिससे खून का प्रवाह धीमे हो जाता है, खून का प्रवाह धीमे हो जाता है, और हाई लेवल पर होने पर क्या होता है, खून का प्रवाह रुक जाता है, स्थिति काफी भयावह होने से मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके अंतर्गत उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी धमनी रोग, स्ट्रोक, स्ट्रोक को भी हमने बताया क्या होता है, इसमें हमने वो भी बताया कि स्ट्रोक में जो है हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, इसमें उसमें नलिकाओं में वसा या फैट जम जाता है, रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिससे व्यक्ति क्या बेहोश हो जाता है, या उसकी मानसिक स्थिति भी सही से व उसको याददाश्त स्मृति में कमी हो जाती है। और कोरोनरी धमनी में, हृदय की धमनी में क्या होता है, इसमें वसा का जमाव हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह धीमे हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और दिल की जो हार्ट हृदय की गति है वह रुक जाती है। ये सारी समस्याएं हमारी कार्डियोवैस्कुलर रोग के अंतर्गत आता है। ओके, तो आज हम लोगों ने किसके बारे में, कार्डियोवैस्कुलर के अंतर्गत जितने भी रोग आते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में डिस्कशन किया। उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी धमनी रोग और सारी बीमारियों के बारे में, उनके क्या लक्षण है, क्या कारण है, उनके उपचार क्या है, उच्च रक्तचाप के प्रकार क्या है, इस सभी के बारे में हम लोगों का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब कल हम लोग एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।